कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है नाइट्रोजन के कंपेयर में। अब क्यों हो रहा है वो आप देख सकते हैं। फाइन, कुछ पॉइंट, छोटा सा पॉइंट 12 क्लास से भी लेना है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप देख रहे हैं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। लिगेंड आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है? तो मैं समझा देता हूँ आपको। 12 क्लास में काफ़ी कॉमन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो देख रहे हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये नाम नया है, मोनोडेंटेट लिगेंड, सब नाम नया है, बट आसान है, रोज आप पढ़ेंगे 12 क्लास में, बहुत कॉमन है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग, मैं समझा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड, ये इसका नेचर है। आप लिख लें, मैं समझा देता हूं कि स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग है और मोनो और डेंटेट लिगेंड। मीनिंग समझेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब और लिगेंड का मतलब फास्ट डोनर ऑफ, ये फास्ट डोनर ऑफ वन लोन पेयर, वन लोन पेयर, ऐसे लिखना है आपको, फास्ट डोनर ऑफ वन लोन पेयर। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड का मतलब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड जो होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है एक, डेंट, डेंटिशियन से आया, दांत, दांत होता है ना, डेंटिशियन, तो दांत का मतलब होता है एक पेयर। 12 क्लास में एक टॉपिक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, बॉन्डिंग जैसा ही है, जैसे बॉन्डिंग देख रहे हैं वैसे उसी टाइप थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब फास्ट, लिगेंड का मतलब डोनर ऑफ, मोनो, मोनो मतलब एक, और डेंटेट एक लोन पेयर, मतलब ये ऐसे आप बोल सकते हैं डोनर ऑफ वन लोन पेयर, ऐसे, या सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, और डोनर ऑफ, ठीक है, डोनर ऑफ और टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे। सो ये डोनर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ आपका, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग है और मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ फर्स्ट, लिगेंड का मतलब डोनर, डोनर ऑफ मोनो, मोनो का मतलब वन, डेंटेट दांत, दांत का मतलब होता है केमिस्ट्री में लोन पेयर, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट पढ़ेंगे आगे आप। तो डोनर ऑफ वन लोन पेयर या डोनर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ये टू इलेक्ट्रॉन का डोनर, ठीक है। अब इसी डोनर प्रॉपर्टी के चलते ना ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक पॉइजनस गैस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये प्रॉपर्टी भी जानना है कि पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन बॉडी। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन बॉडी। फॉर ह्यूमन बॉडी, ये आप लिख लीजिए कैसे कैसे ये पॉइजनस हो गया, वो मैं समझा देता हूं। तो ये लाइन नया है, ये स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड, बट समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग मतलब फास्ट डोनर ऑफ वन लोन पेयर, फर्स्ट डोनर ऑफ द वन लोन पेयर, एक लोन पेयर का फर्स्ट डोनर है, और डोनर ऑफ द वन लोन पेयर या डोनर ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इसके चलते, यही डोनेटिंग नेचर के चलते कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारे लिए ये पॉइजनस गैस है। थोड़ा मोड़ा अमाउंट रहता है, थोड़ा मोड़ा कम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उतना पॉइजन नहीं करता, बट अगर एक्सेस अमाउंट बॉडी में ये कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया, अमाउंट ज़्यादा हो गया, देन ये सीरियस हो जाता है, उसमें पॉइजनस का तो मतलब डेथ भी करा देता है कई बार ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कैसे वर्क करता है अब वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
एक छोटा सा 12th क्लास का रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं पहले रिएक्शन करता हूँ, मैं फिर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ये रिएक्शन ले लेते हैं कि मान लीजिए आयरन है, ये Fe है, ठीक है, आयरन हुआ, आयरन, सिंपल रिएक्शन, सिंपल, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आयरन है, आयरन के पास जो आप E4 इलेक्ट्रॉन इन आयरन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन आप सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसका एटॉमिक नंबर जो कि 26 होता है, 26 इलेक्ट्रॉन। बट 26 वाले लोग, 26 इलेक्ट्रॉन वाले लोग, तो ये तो लेस स्टेबल होते हैं। कैसे ये लेस स्टेबल हुआ? इसलिए कि साइंस बोलता है कि मोस्ट स्टेबल जो एटम है वो इनर्ट गैस है। जितने इनर्ट गैस हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, वो साइंस के मोस्ट स्टेबल एटम है। ये तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। आयरन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 26 है, स्टेबल नहीं है। ये भी चाहता है, ये आयरन चाहता है कि मैं अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो इलेक्ट्रॉन है अपने नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है वैसा बना लो। ये लेस स्टेबल है। ये चाहता है, आयरन चाहता है कि अगर मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन, ये 26 है और 10 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो अगर मुझे कहीं से ये 26 प्लस 10 जो हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो मैं भी साइंस में बन जाऊंगा क्रिप्टन की तरह। और क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है, वो ऐसे बोलेगा कि ये क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस जो होता है वो साइंस का जो मोस्ट स्टेबल होता है। ये इनर्ट गैस जो है वो मोस्ट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो हर एटम, हर साइंस का रूल ही है। आप कोई भी ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके पीछे रीजन वही है, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। हर एटम साइंस में चाहता है कि स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबिलिटी गेन करना तो ऑक्टेट रूल। सम एटम हाइड्रोजन, हीलियम, वो लोग डुप्लेट फॉलो करते हैं, बट मेजर एटम क्या है? ऑक्टेट रूल, और अपने इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास 26, जो कि लेस स्टेबल है, और वो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि अगर 26 और कहीं से उसको 5 पेयर और मिल जाएगा, 5 पेयर मिल जाए, 5 पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलते ही 36 हो जाएगा। 36 जो नेक्स्ट इनर्ट गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, इनर्ट गैस जैसा बन जाए, और इनर्ट गैस तो मोस्ट स्टेबल होता है। अब आयरन ऐसे घूम रहा था, सोच रहा था कि कहीं से मुझे 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पेयर मिल जाए, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। पता चला कि इधर अगल बगल उसको कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या है? द फास्ट डोनर, स्ट्रॉन्ग या फास्ट डोनर ऑफ वन लोन पेयर। ये इसने, आयरन ने इसके 5 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से जस्ट इलेक्ट्रॉन मांगा, तो ये तो तुरंत देने के लिए तैयार है। ये तो बहुत फास्ट डोनर है। ये फास्ट ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये 5 इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट करेगा, और डोनेट करके ये इसको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बना देगा, और CO5 ऐसे बना देगा। और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो पहले 26 था, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग डोनर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड, बहुत अच्छा डोनर है। वो फट से, जैसे ही कोई इससे मांगेगा, फट से अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। और इलेक्ट्रॉन दे करके ये रिएक्शन हो गया, और ये नाउ FeCO5 स्टेबल हो गया, और प्रोडक्ट जब स्टेबल हो गया, रिएक्शन आगे बढ़ेगा। साइंस का रूल ही है, हर रिएक्शन जाता है उधर जिधर प्रोडक्ट क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो। आपको मैं कई बार समझा चुका हूं। आप भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बैठ के अभी पढ़ रहे हैं, क्यों 10 घंटे 12 घंटे आप पढ़ते हैं? जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। अभी आप रिएक्टेंट है, अभी आप यहां हैं, अभी लेस स्टेबल, अभी पेरेंट डिपेंडेंट है, पेरेंट डिपेंडेंट है। आप स्टडी कर रहे हैं 12 घंटे 15 घंटे स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। आप जानते हैं कि इससे हम बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, हम अपने लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हर लोग, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि आपको जाना है, स्टेबल बनना है। विद इन 5 ईयर 6 ईयर के अंदर आपको मोस्ट स्टेबल फेज में आ जाना है, अपने आप को स्टेबलाइज करना है। वही चीज हर साइंस का रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, एटम हो, रिएक्टेंट हो, हर लोग चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना, इसलिए तो रिएक्शन होता है, टू गेट स्टेबिलिटी। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, काफी छोटा सा रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक नया नेचर मैंने बताया, तो स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड, स्ट्रॉन्ग
फास्ट डोनर ऑफ वन लोन पेयर। तो 5 यहाँ पे डोनेट किया और उस तरह कंपाउंड बना मोस्ट स्टेबल। हाइब्रिडेशन इसका पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ना है, बट आप ऐसे बना सकते हैं कि Fe, यहाँ पे Fe बना लीजिए। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल करके एक कंपाउंड बनाता है जो ऐसे कंपाउंड है। ऐसे FeCO5 इस तरह से। Fe है, 5CO है। इस तरह आपको इनर्ट गैस द मोस्ट स्टेबल गैस बना और ये रिएक्शन Eg। नेक्स्ट मैं इस रिएक्शन को समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ना कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पॉइजनस का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कैसे पॉइजनस का रोल है प्ले करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, समझिए। थोड़ा सा बायोलॉजिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा आपको बायो का कॉन्सेप्ट सीखना है। इजी है, आसान सा है, बट वो समझ में आ जाएगा, ये जनरल नॉलेज का चीजें हैं आपको, तो ऐसे समझिए। ये रिएक्शन तो क्लियर है ना आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग मोनोडेंटेट लिगेंड और हर एटम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, और ये आयरन है, उसको जैसे ही ये 5 कार्बन मोनोऑक्साइड बना वो 36 बना के मोस्ट स्टेबल फिगर बना लेगा आपको। 7 नेक्स्ट पॉइंट 7 में जैसे ह्यूमन बॉडी, हम लोग थोड़ा ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो उसमें आयरन रहता है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल है, उसके अंदर आयरन है, और आयरन का जो वर्क है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि नाउ ह्यूमन बॉडी कंटेन आयरन इन ब्लड एज हेमोग्लोबिन। सब लोग जानते हैं, जैसे कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी फीवर हो गया या ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि आप ब्लड टेस्ट कराइएगा, तो एक हीमोग्लोबिन लेवल भी टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन लेवल वो परसेंटेज ऑफ आयरन इन ब्लड। तो ये थोड़ा सा बायो का पार्ट है, बट एक जनरल नॉलेज का चीज़ है। सब लोग जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कंटेन आयरन, आयरन रहता है बॉडी में, हमारे बॉडी में आयरन है इन ब्लड, ब्लड के साथ आयरन मिक्स रहता है एज ए हीमोग्लोबिन होता है। अब इस आयरन का काम क्या है, तो आयरन का ये वर्क है, जो बॉडी में आयरन है वो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ना हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए या फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, जैसे सांस लिए नोज के रास्ते से गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैरिंग, जैसे ये ऑक्सीजन है, अभी तो नोज के सामने है, सांस लिए तो बस यहाँ से ब्रेन तक गया, यहाँ तक गया, बट जो ब्लड के अंदर आयरन है, वो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। जैसे सांस लिया, बॉडी में गया आयरन, जैसे आयरन गया, सॉरी ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जैसे गया, वो बॉडी में आयरन जो है वो ब्लड सेल में उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, पकड़ करके उस ऑक्सीजन को पूरा बॉडी के अंदर एकदम फिंगर तक, एकदम एक एक बॉडी के पार्ट तक पूरा सर्कुलेट कर लेता है। तो ये बायोलॉजिकल पार्ट हुआ, बायो का जो हुआ ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ये हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन आयरन होता है, जो कि ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर, वो ऐसे बना लेता है आयरन। आयरन जो है वो ऑक्सीजन को, सारे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ना शुरू कर लेगा, और ऑक्सीजन पकड़ करके ऐसे सब जगह से ऑक्सीजन ऐसे पकड़ लेगा, और ऑक्सीजन पकड़ करके हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन यूनिफॉर्म कर देता है। पूरा ऑक्सीजन, सांस लेंगे, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जाते ही पूरा बॉडी में ऑक्सीजन को पूरा फैला देता है। ये है द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन ह्यूमन बॉडी, इसी से बॉडी हम लोग का एकदम जो यूनिफॉर्म वे वर्क करता है, जो वर्किंग जैसे बॉडी का है कि
सांस ले रहे हैं, सांस तो ऑक्सीजन बस ये नोज के अगल बगल सराउंडिंग ही ऑक्सीजन हम लोग सांस से ले रहे हैं, बट वो ऑक्सीजन पता है जैसे सांस लेंगे हमारे बॉडी में एकदम सर्कुलेट होते हुए, हर पार्ट से होते हुए, फिंगर से होते हुए पैर तक एकदम ऑक्सीजन पहुंच जाता है वो। और वो पहुंचाने का ड्यूटी किसका है? आयरन का। कैसे बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हमारे बॉडी में पूरा एकदम यूनिफॉर्म वे में फैला देता है। ठीक है, ये समझना है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है कि जैसे ही हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन बॉडी में गया, आयरन जो बैठा हुआ है ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, पकड़ करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया इन ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरा बॉडी में हर एक पोर्शन में एकदम यूनिफॉर्म वे में सर्कुलेट हो गया, और हमारा फिंगर जो वर्क कर रहा है, ये वर्किंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, सब एक एक पार्ट पे ऑक्सीजन है, हर पार्ट पे यहाँ तक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कैसे आया? नाक से ऑक्सीजन यहाँ तक कैसे आया? तो वो ऑक्सीजन लाया इसमें, बॉडी में जो ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन है, वो उसको जस्ट पकड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए सर्कुलेट कर दिया। क्लियर? अब देखेंगे आप अब देखिए, समझिए, जैसे अभी बॉडी हम लोग का एकदम नॉर्मल बॉडी है, और नॉर्मल बॉडी में ये हो। आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ हम लोग सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग ने जस्ट एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते ही हमारे बॉडी में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कवर कर जाएगा। कैसे बना? तो ये है आयरन रहता है, आयरन ब्लड सेल में रहेगा और ये ऑक्सीजन को पकड़ता है ऐसे। ये सारे ऑक्सीजन को, जो भी आप सांस ले रहे हैं वो सब ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ लेगा और पकड़ करके ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में एकदम हर एक पोर्शन में सर्कुलेट हो जाएगा। ये आप जानते हैं, इसको मैंने अभी बताया कि ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में आ गया, या आप कहीं वर्क कर रहे हैं ऐसे इंडस्ट्री में जहां कार्बन मोनोऑक्साइड लीक कर गया, या कहीं से आपके कांटेक्ट में आ गया, देखिए अब क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी ऑक्सीजन है, अभी तो आपका बॉडी एकदम स्माइलिंग फेस है, ऑक्सीजन एकदम सर्कुलेट कर रहा है, एकदम ऑक्सीजन एकदम बॉडी में जा रहा है, नॉर्मल वर्किंग, सब चीज नॉर्मल है। ठीक है, बट अब एयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आया, सोचिए कि ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर या मीडियम या आपके कांटेक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कई केस आता है जिसमें कांटेक्ट में, ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बॉडी में एंटर किया, सांस लिया, ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गया, बस वहीं से शुरुआत होगा। देखिए अब क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेंगे गया बॉडी में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फास्ट डोनर है, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बहुत पावरफुल लिगेंड में आता है, जो कि खूब अच्छा डोनर है। वो क्या बोलेगा, जस्ट आयरन को बोलेगा कि ऐसा करो कि ऑक्सीजन का साथ छोड़ो। ठीक है, अब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ऐसे ही लेस स्टेबल 26 है, और ये आप जानते हैं कि आयरन जो है वो लेस स्टेबल है, बस इसको ड्यूटी दिया गया है, इसका जस्ट बॉडी के अंदर इसको वर्क दिया गया है कि आप बस ऑक्सीजन को पहुंचाओ, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन कैरिंग करो। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उस आयरन का, बोला कि आप ऑक्सीजन का काम दिया गया कि उसी को लेके जाना है, हर पार्ट में सर्कुलेट कर देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में एंटर कर गया, सांस लिया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में एंटर किया, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलेगा कि अरे आप तो लेस स्टेबल हो, आप क्या करो कि मैं आपको जो है 10 इलेक्ट्रॉन देता हूं, 5 लोन पेयर देता हूं, और 10 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसा करो ना कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है 25 है, 26 है, और 10 और ले लो, और ये बना लो 36 बना लोगे, क्रिप्टन की तरह बन जाओगे, और आप भी साइंस के एकदम मोस्ट स्टेबल की तरह आप हो जाओगे। तो वो तुरंत एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं तैयार हूं, वो क्योंकि हर लोग चाहता है कि आपको स्टेबल कर दे ऐसे, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तैयार है। यहाँ तो ये लेबर का काम कर रहा था, यहाँ का आयरन जो बॉडी का आयरन है वो तो लेबर है, उसको तो बस दिया गया है कि सांस लेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, उसको लो, उसको पूरे बॉडी में पहुंचा दो, ये आयरन का वर्क दिया गया है।
बट कोई आया, एक नया गेस्ट आया आपके बॉडी में, एक नया गैस कार्बन मोनोऑक्साइड आया, इससे लेबर से बोला कि अरे तुम तो लेबर का काम कर रहे हो, चलो तुमको हम मालिक बना देते हैं, चलो तुमको हम मोस्ट स्टेबल कर देते हैं, अभी तो तुम लेबर हो, अभी तो लेस स्टेबल हो, तुमको हम ऐसा कर देते हैं, ऐसी बॉन्डिंग कर देते हैं, तुम मोस्ट स्टेबल हो जाओगे, वो तैयार हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ हम तैयार हैं। बस तैयार हुआ, जैसे ही तैयार हुआ ये अपने आप को ऐसे बना लेगा, FeCO5 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यही जो जितना जगह ऑक्सी है वो सब जगह ऑक्सी हट जाएगा और ऑक्सी हट करके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ऐसा, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे बन गया। अब जैसे ही ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, ठीक है, बनते ही अब ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन जो यहाँ लेबर का काम था, ऑक्सीजन को हम लोग ने ड्यूटी दिया था ना कि, सॉरी आयरन को ड्यूटी दिया था ना, आयरन को कि लेबर का काम था कि तुमको ऑक्सीजन पूरा पहुंचाना है बॉडी में। अब आयरन जो हो गया, अब आयरन मालिक बन के बैठ गया, बोलेगा कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं काम ही नहीं करूंगा, जो ऑक्सीजन का पहुंचाने वाला ड्यूटी है ना मैं बंद कर दूंगा, अब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन यहाँ नोज से नीचे नहीं गया, पूरा दम घुटना शुरू हो जाएगा, पूरा गला चौक होने लगेगा, छटपटाहट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी को वर्क करने के लिए हर पार्ट के बॉडी के हर सेक्शन में ऑक्सीजन चाहिए। जरा सा ऑक्सीजन रुका कि दम घुटना शुरू हो जाएगा, सफोकेशन होने लगेगा, छटपटाहट शुरू होने लगेगा, गला चौक होने लगेगा। और अगर टाइम ज़्यादा हो गया, आधे घंटे 1 घंटे का डिले हो गया, सांस नहीं लेने के चलते डेथ हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे वर्क करता है, कैसे अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे, वो थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है, बट एक जनरल नॉलेज का है जो आप सीख सकते हैं कि ये आयरन है, ये एक लेबर है हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे हम लोग सांस लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के मुझे फिंगर से लेकर के लेग्स तक हर पोर्शन में उसको सर्कुलेट करना है, ये उसकी ड्यूटी दी गई थी। गेस्ट आया, जैसे ही आपको पॉइजनस गैस मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसे ही बॉडी में एंटर किया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन आयरन को जस्ट उससे रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके मोर स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। वो उसको डोनेट कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका साथ छुड़वा देगा, ये बोलेगा ऑक्सीजन को हटाओ और खुद मालिक बन जाओ, वहां पे मोस्ट स्टेबल बन जाओ, और मोस्ट स्टेबल बन के बैठ जाओ बॉडी में, काम करना बंद करो। और जैसे ही आयरन ने अपना काम करना बंद किया, बॉडी में बैठना शुरू कर जाएगा, काम करना बंद करेगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर में है, बट नोज के अंदर जाने के बाद जो सर्कुलेशन जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, और हर पार्ट में पेन शुरू होगा, गला चौक होने लगेगा, छटपटाहट शुरू होने लगता है, और डिले होने पे डेथ भी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते। तो ये इसका मैकेनिज्म है, और इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको, काफी आसान है। तो यहां पे आप लिखेंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मेडिसिन भी है, एंटीडॉट है, मैं समझाता हूं, वो भी सिलेबस का पार्ट है, एंटीडॉट है इसका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यहां पे एकदम सफोकेशन शुरू हो जाएगा। सो जो आपका हैप्पी फेस था वो यहाँ पे सैड फेस थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में, और धीरे धीरे दम घटना शुरू हो जाएगा। तो आयरन जो है वो रिएक्ट कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो बनाता है मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके चलते ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है। नोट करिए। तो था मैकेनिज्म पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे वर्क कर सकता है और कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म था, और आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। मैं एंटीडॉट बताता हूं इसका। सो कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, capacity of blood, so carbon monoxide decreases the oxygen carrying capacity of the blood by formation of
स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। in human body। तो आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका पॉइजनस एक्शन ये जानना था कि कैसे ये पॉइजनस एक्शन कैसे वर्क करता है बॉडी में, और वो सारा बॉडी के आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल कंपाउंड बना के वो प्रेसिपिटेट कर देता है। नाउ एंटीडोट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन, अगर इसका पता चल जाता है, और पता चल जाता है, मिल जाता है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन जस्ट फैला हुआ है, मैं बता देता हूँ। जैसे एक दो बार टीवी में मैंने देखा भी था। सो आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। एंटीडोट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। सो Na2 Fe CN5 और NO+। ये है कंपाउंड, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। ये एंटीडोट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देखिए मैं समझा देता हूं आपको। कैसे वर्क करता है, इसके मैकेनिज्म को समझना है। और आप मैकेनिज्म समझे हैं तो उसमें आपने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉडी के अंदर जैसे सांस लेते हैं, बॉडी के अंदर गया तो वो बॉडी में जो ब्लड सेल्स में आयरन है उसको पकड़ लेता है, उसको ब्लड सेल्स के आयरन को पकड़ करके स्टेबल बना के उसको हटा देता है, जिसके चलते ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। बाहर नहीं, बाहर एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन, बट सांस लेने पे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसके चलते सफोकेशन, दम घुटना शुरू हो जाता है। तो आपको समझना है कि पॉइजन कैसे पॉइजन कर रहा है। तो वो गया, जैसे ही सांस लिए गया और उसमें से आयरन खींच लिया, बॉडी में जो आयरन है उसको खींचना शुरू कर देगा, उसको स्टेबल बना के उसकी ड्यूटी जो है ऑक्सीजन कैरिंग उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो आयरन अगर हम सप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। तो न्यूज में मैंने देखा था, न्यूज में नोएडा में, ठीक है, नोएडा में एक प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसे वॉशिंग मशीन बनता है, वॉशिंग मशीन बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं जो नोएडा में, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो प्लास्टिक जो इंडस्ट्री है, जो वॉशिंग मशीन का फ्रेम बन रहा था, उसमें नाइट शिफ्ट में जो है वो 200 स्टाफ नियरली थे जो काम कर रहे थे प्रोडक्शन यूनिट में। 200 स्टाफ थे और रात को जो है 12-1 बजे लीक कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। नोएडा में था एक केस आया था, बहुत पहले का केस है, मे बी 2005 का, 5-4 का, क्योंकि जस्ट मैं उस समय नोएडा से चला आया था, जस्ट जॉब मैं छोड़ा था। उस समय का केस है, काफ़ी टीवी पे न्यूज़ में भी आ रहा था कि फैक्ट्री में प्लास्टिक वेल्डिंग करने के लिए, जो प्लास्टिक का वेल्डिंग होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज करते हैं। ठीक है, और उस प्लास्टिक के फ्रेम, जो वॉशिंग मशीन का फ्रेम बनता है, उस इंडस्ट्री में नाइट का जो प्रोडक्शन यूनिट जो काम हो रहा था और 200 स्टाफ थे काम कर रहे थे, उसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का सिलेंडर ही लीक कर गया। सिलेंडर लीक किया और लीक करते ही जस्ट 10-15 मिनट के अंदर ही फील होने लगा। सब लोग जैसे सांस ले रहा है, छटपटाहट शुरू हो गया, किसी को दर्द हो रहा है, कोई ज़मीन पे गिरना शुरू किया, छटपटाहट शुरू हो गया, सब लोग होने लगा। सब 200 के 200, जो थोड़ा बाहर था वो बचा रहा, बट मेजर 90% लोग जस्ट बेहोश होना शुरू किया। तो जैसे ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जस्ट फ़ोन किया गया तो पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक किया है। डेथ किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि 30 मिनट के अंदर सारा यूनिट पहुंच गया था, मेडिकल यूनिट, सबको हॉस्पिटल ले गया। पता चल गया था सोर्स कि हाँ यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर लीक किया है, और वही गैस सबके बॉडी में एंटर किया। और कार्बन मोनोऑक्साइड इंटर करेगा तो कैसे वर्क करता है वो मैंने दिखा दिया कि जैसे ही बॉडी में जाएगा वो सारा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन आपके बॉडी में डिफिशिएंट होने लगेगा, आयरन को एब्जॉर्ब करेगा और सारा ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा। ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, छटपटाहट शुरू हो जाता है। बट विद इन 2 आवर 3 आवर सारे लोग रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग एंटीडोट इजिली अवेलेबल है, हर मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंजेक्शन है, इतना छोटा सा इंजेक्शन रहता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जस्ट इंजेक्शन तोड़िए और जस्ट एडमिट किया गया, कोई हो सकता है सीरियस हो तो उसको और 1-2 दिन और चाहिए जरूरत। बट देखा गया कि वो टीवी पे न्यूज़ भी आने लगा कि वो 200 लोग को अचानक गैस लीक कर गया, तबीयत खराब हो गया। बट जैसे हॉस्पिटल जाते रह गए, डिस्चार्ज होते रह गए। इंजेक्शन बस लगाते ही 30 मिनट। क्या है आपका मैकेनिज्म, आपको समझ में आ रहा है कि बॉडी से कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी हो गया, आयरन के डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए ये एक मेडिसिन है जो इजीली अवेलेबल है। नाम ही है इसका, मेडिसिन का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इंजेक्शन फॉर्म मिलता है, इंजेक्शन लेके जस्ट सिरिंज से देता है। इंजेक्शन देते ही आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे बॉडी में आयरन जस्ट आना शुरू हो जाएगा, मेंटेन करने लगेगा। यही आयरन है, यही हेमोग्लोबिन की फॉर्म है। ये इंजेक्शन है, लिक्विड इंजेक्शन है, जो 12th क्लास में भी पढ़ना है, 11th में भी है, यहाँ भी सीख सकते हैं, है तो जनरल नॉलेज का। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड द एंटीडोट मेडिसिन इंजेक्शन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। अब क्वेश्चन है कि ये इजिली हर दुकान पे, हर मेडिकल स्टोर पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाम से ही छोटा सा इंजेक्शन है, इजिली अवेलेबल है। क्यों इतना बिकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन तो बहुत कॉमन है नहीं, वो तो रेयर है, कभी कभी दिख जाता है, 10 साल में एक बार सुनने को आता है कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है। फिर इतना क्यों बिकता है? ये बिकता है इसलिए कि जरूरत होती है, मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मेरा भी हुआ, आपका कभी तबीयत खराब होता है तो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो रिपोर्ट चेक करते हैं ना, रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें बोलते हैं मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, तो हीमोग्लोबिन लेवल बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल जरूर आप चेक करा लीजिए, स्पेशली फॉर फीमेल गर्ल्स के लिए। कभी भी जैसे आपका तबीयत खराब होता है गर्ल्स के लिए, तो वो एक जरूरी रहता है कि हीमोग्लोबिन लेवल जरूर आप टेस्ट करा लीजिए। वो डॉक्टर, हर डॉक्टर देखते ही हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो डाउन होता है, अगर हल्का सा डाउन है मेडिसिन आता है, छोटा छोटा मेडिसिन आता है, ठीक है, मेडिसिन से हो जाता है रिकवर। हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा डाउन हो गया, इंजेक्शन। तो ये मोस्ट कॉमन इंजेक्शन है, मार्केट में आता है। आयरन के डिफिशियंसी जो जैसे ही कम हुआ, किसी भी सोर्स से कम हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से या फूड अगर आप आयरन के सप्ली, मतलब जो फूड में आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, तो उससे डिफिशियंसी कम हो जाता है उस केस में। और डिफिशियंसी कम होता है हर लेडीज में, हर गर्ल्स में। आगे चल के डिफिशियंसी हमेशा कम होता है जब एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। सब लोग घर में फील किए होंगे कि बेबी बर्थ, जब बेबी बर्थ का जो टाइमिंग होता है, जो लास्ट मंथ का टाइम होता है, लास्ट मंथ फ्रिक्वेंटली वीकली डॉक्टर के पास विजिट करना होता है, कि डॉक्टर से रिपोर्ट लेते रहना होता है कि लास्ट मंथ जो है बेबी बर्थ का, तो उस समय ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल काउंट बहुत कम हो जाता है और उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो उस मेंटेन करने के लिए ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, मोस्ट कॉमन मेडिसिन इंजेक्शन के फॉर्म में। और जब ये भी काम नहीं करता है तो इसका हेमोग्लोबिन का, आप घर में डॉक्टर होंगे या हर घर में सब लोगों को पता है, बड़ा बड़ा इंजेक्शन आता है, इतना बड़ा बड़ा इंजेक्शन रहता है, इतना बड़ा बड़ा, मतलब आप इतने 7-7, 8-8 इंच का भी इंजेक्शन इतना बड़ा बड़ा हीमोग्लोबिन का आता है। और एक नहीं, 6-6, 7-7 सेट चलता है अगर बहुत काउंट बहुत कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है बेबी बर्थ के टाइम में बहुत घटता है। कम घट रहा है तो इससे कंट्रोल हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा घट जाता है तो पूरा देखते हैं ब्लैक कलर का पूरा लिक्विड इंजेक्शन रहता है, ब्लैक कलर का। और वो इंजेक्शन भी दिया जाता है 1 घंटे के इंटरवल, मतलब 1 घंटे का मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं, जस्ट वहाँ अगर हॉस्पिटल में दिलवा रहे हैं तो इतना बड़ा इंजेक्शन रहता है, तो थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पुश करेंगे, 10 मिनट बाद फिर से आएगा कंपाउंडर, फिर हल्का सा पुश करेगा। मतलब वो इतना बड़ा इंजेक्शन देते देते 1 घंटा लगाना होता है, कि 1 घंटे में पूरा इंजेक्शन धीरे धीरे 10 मिनट पे इतना, फिर 10 मिनट पे इतना, बड़ा 6-7 बार कर करके दिया जाता है वो इंजेक्शन। तो हीमोग्लोबिन जो काउंट डिफिशिएंट होना मोस्ट कॉमन है। जब कभी भी तबीयत खराब होता है, मेल फीमेल किसी को भी, वो काउंट किया जाता है। तो उस केस में फर्स्ट थोड़ा मोड़ा डिफिशिएंसी है तो मेडिसिन से हो जाता है, इंजेक्शन से हो जाता है।
कम डिफिशियंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये, और ज़्यादा डिफिशियंसी होता है तो उसके बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं। चाहे सर्जरी करते समय, मेरे घर में तो बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं और कई बार उन लोगों के साथ मैं भी, मतलब बात भी शेयर करते हैं। कई बार ऑपरेशन थिएटर में भी मैं कई बार जा चुका हूँ, तो वहाँ भी जैसे ऑपरेशन करना है कोई भी, जैसे मान लीजिए बोन फ्रैक्चरिंग हो गया, बोन फ्रैक्चर है और उसमें रॉड लगाना है, स्टील का रॉड लगाया जाता है, जो जो भी मतलब उसको ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाने के केस में रॉड लगता है, तो रॉड जो लगाना है आपको, और रॉड लगा के सर्जरी करना है, उस पोर्शन को कट करना है और कट करके उसमें सर्जरी करना है, लगाना है उसमें। तो कट करेंगे तो ब्लड तो निकलेगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशन से पहले टेस्टिंग किया जाता है ना, कि वो उनका ब्लड रिपोर्ट लेना होता है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, तो वो एक सर्टेन क्राइटेरिया है। 12 यूनिट जो रेफरेंस लेवल होता है ना, 12 यूनिट होता है। 12 से ऊपर है, 13 है, 13 है, 14 यूनिट है तो ठीक है, तब तो हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। बट अगर 12 या उससे कम हो गया, मान लिया 10 यूनिट हो गया, 11 यूनिट हो गया, ठीक है, तो 12 से कम रहने पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है कि नहीं करना ही है, अभी करना है, तो फर्स्ट एक रूल है कि मेडिसिन लीजिए, 12 से ऊपर बढ़ा के दिखाइए अपना, तब आइएगा। दूसरा है कि नहीं अभी आ गए हैं, बाहर से आ गए हैं गांव से, अभी कर ही के जाएंगे, तो करके जाएंगे, तो आप उनको बोला जाता है कि आप, मतलब 10 आ गया, हीमोग्लोबिन लेवल 10 है, तो उनको बोला जाता है कि आप 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करिए। ये जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक से आपके जो जो पेशेंट हैं उनके ब्लड ग्रुप से मिलता हुआ 2 यूनिट ब्लड लेके आइए, ताकि मैं सर्जरी जब करूंगा तो मैं सर्जरी करते समय कट लगाऊंगा, कट लगा के रॉड डालना है तो ब्लड तो डिस्चार्ज होगा, और आपका तो एक ऐसे ही 10 यूनिट पे है और ब्लड 2 यूनिट डिस्चार्ज हो जाएगा, तब तो 8 यूनिट हो जाएगा, फिर बहुत क्रिटिकल केस हो जाएगा। तो वो जैसे ही सर्जरी कर लिया जाता है, सब कुछ स्टिच लग गया, उसके बाद 2 यूनिट ब्लड चढ़ा देते हैं ऊपर से, बोलते हैं चलिए 10 पे आए थे, 10 आपका मेंटेन हो गया। तो हीमोग्लोबिन लेवल सिर्फ फीमेल नहीं, मेल में भी होता है कि लेवल डाउन होगा। सर्जरी से पहले सब कुछ चेक किया जाता है, और गर्ल्स में मोस्ट कॉमन है ये, तो गर्ल्स के बेबी बर्थ के टाइम में एकदम हीमोग्लोबिन लेवल सबका डाउन होता है, किसी का कम होगा, किसी का बहुत कम हो जाता है, तो बड़ा इंजेक्शन लगता है, बड़ा बड़ा इंजेक्शन आता है जो 7-8 डोज चलता है, और कम है तो ये मेडिसिन है। तो इसलिए ये इजिली अवेलेबल है मार्केट में, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इजिली अवेलेबल है। ये नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन के लिए नहीं रखा हुआ, ये एनी केस में नाउ यूज टू कंप्लीट डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ए ह्यूमन बॉडी, यूज एज मेडिसिन। टू कंट्रोल द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये एक मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन लेवल कम होने पे थोड़ा मोड़ा कम होता है, तो उस केस में ये मेडिसिन दिया जाता है। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका पॉइजनस नेचर कैसे वर्क कर रहा है, एंटीडोट कैसे यूज करना है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट है। और इंडस्ट्री में तो ये लीक करता है, इंडस्ट्री में लीक होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, स्पेशली प्लास्टिक वेल्डिंग के इंडस्ट्री जहाँ होता है वहाँ पे कभी कभी चांसेस होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लीक करता है, तो उसका एंटीडोट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गया। और अगर हम इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं, जैसे मेरे आपके हमारे कॉन्टेक्ट में कैसे आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पहुंचता है, तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी हमारे और आपके कॉन्टेक्ट में भी आ जाता है, ठीक है। सो वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, पोल्यूशन के चलते, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, इस रूम में तो नहीं बट बाहर जब मार्केट में वॉक करते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा अमाउंट रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रहने पे ये उतना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि आयरन बहुत है हमारे बॉडी में, तो थोड़ा मोड़ा अगर जाता है तो उतना डैमेज नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे जाता है देन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो नाउ नेक्स्ट द 10 पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर।
present in atmosphere ड्यू टू पार्शियल कंबसन, या एयर पोल्यूशन कर सकते हैं कि ड्यू टू पार्शियल कंबसन, ड्यू टू पार्शियल कंबसन combustion of fuel in IC engine. IC engine is internal combustion engine. लिखिए मैं समझाता हूँ। सो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के चलते एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो गैस रहता है। पोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तो एक अलग टॉपिक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में, 11th क्लास के लास्ट में आता है। बट ये आपको एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट जो पॉइजनस गैस है वो हमारे कांटेक्ट में या आपके कांटेक्ट में कैसे आ जाता है, जो कि हम लोग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे आपके कांटेक्ट में थोड़ा मोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। कैसे आता है? तो ड्यू टू द पार्शियल कंबसन ऑफ फ्यूल इन आईसी इंजन। आईसी इंजन है इंटरनल कंबसन इंजन, आपके घर में है। एक हो गया एक्सटर्नल कंबसन और एक है इंटरनल कंबसन। जैसे देखिए एक्सटर्नल कंबसन किचन में आप एलपीजी गैस चलाते हैं, तो जब एलपीजी गैस से रेगुलेटर ऑन करते हैं, लाइटर से आप जैसे स्पार्क लगाते हैं तो देखिए वो फ्यूल बर्न करता है, दिखता है आपको फ्यूल ऐसे बर्न जलते हुए, खाना बनते हुए दिखता है। तो जो दिख गया एक्सटर्नल कंबसन, जल रहा है, एक्सटर्नल आंख से आप देख रहे हैं कि जल रहा है वो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, वो एक्सटर्नल कंबसन। और आपके घर में बाइक है, कार है, तो बाइक में पेट्रोल डालते हैं, आप जानते हैं कि पेट्रोल ड्रॉप जाके कार्बोरेटर में गिरता है। बाइक जो पेट्रोल टैंक है उसके नीचे कार्बोरेटर रहता है, कार्बोरेटर में स्पार्क प्लग लगा रहता है। जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं, स्पार्क मिला उसको, वो चलता है, बर्न होता है, उससे हीट मिलता है और आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। बट वो दिखता नहीं है, कभी बर्न करते हुए देखा आपने? नहीं। तो वो हो गया इंटरनल कंबसन। वो कार्बोरेटर को डिजाइन किया जाता है कि अंदर ही, उसके अंदर बर्न हो। तो इंटरनल कंबसन इंजन जो बाइक का इंजन हो गया, कार का इंजन है, ट्रक का इंजन है, जानते हैं सब वही मैकेनिज्म है। जैसे घर में एलपीजी चल रहा है, जैसे आप गैस चला रहे हैं, वो दिख रहा है फ्लेम, वही चीज फ्लेम वहां भी होता है, बाइक में भी होता है, वो पेट्रोल जलता है बट वो दिखेगा नहीं, वो एक्सटर्नल कंबसन हो गया। एक्सटर्नल कंबसन, सॉरी इंटरनल। और गैस जो घर पे जल रहा है वो इंटरनल हो गया। तो बताइए, आपके बाइक हो, कार हो आपके घर में, तो जो आप फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो फ्यूल, अगर बाइक है तो बाइक में आप पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, कार है, कार में डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल इंजन यूज कर रहे हैं और ये कंबसन होता है। ये सारे जो फ्यूल होते हैं सब फ्यूल साइंस में अल्केन होते हैं। अल्केन क्या है? तो अल्केन हम लोग पढ़ेंगे, अल्केन में एक टॉपिक भी पढ़ना है, फ्यूल टॉपिक। तो CN और H और 2N+2 अल्केन है। और जब इसको बर्न करते हैं, मान लीजिए इसको कंबसन कर रहे हैं, कंप्लीट कंबसन हुआ, पूरा बर्निंग हो गया, पूरा बर्निंग हुआ तब तो बहुत अच्छा। पूरा कंप्लीट कंबसन में CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस कंप्लीट कंबसन में, साथ में यहाँ वाटर निकलेगा और साथ में यहाँ पे एक्सेस हीट। कंप्लीट कंबसन हुआ तो एक्सेस हीट, खूब हीट मिलेगा यहाँ पे, जिससे कि एफिशिएंसी गाड़ी का बड़ा अच्छा रहेगा। कंप्लीट कंबसन हो रहा है तो। बट जैसे गाड़ी नया, आपने गाड़ी खरीदा, एकदम नया गाड़ी आपने लिया, कार से एकदम नया शोरूम से निकाला गाड़ी, और वो गाड़ी का देखिएगा एफिशिएंसी खूब अच्छा, 20-20 किलोमीटर तक का रेंज चला जाता है कि पर लीटर, तो खूब अच्छा एफिशिएंसी है। बट वही गाड़ी जब 5 साल 6 साल बाद आप देखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वो जो शुरू में स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर लीटर चलता था, आप देखिएगा 12-14 पे आ जाएगा। तो जैसे ही पुराना होने लगता है गाड़ी और या फिर फ्यूल में डिफेक्ट आ जाता है तो
कंबसन करेंगे तो ये है पार्शियल कंबसन। जब पार्शियल कंबसन होता है तो ये इसमें से जो साइलेंसर है उसके धुआं में से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस, ये दोनों गैस निकलना शुरू कर देता है और वाटर तो निकलेगा ही, और एक्सेस हीट के जगह और लेस हीट लो हीट यहाँ पे कर देंगे लो हीट, जिससे कि गाड़ी का एफिशिएंसी कम हो जाता है, तो लो हीट होता है। ठीक है, तो यही जो पार्शियल कंबसन इसको बोलते हैं, ये पार्शियल कंबसन होता है। तो पार्शियल कंबसन होने पे पुराना गाड़ी होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का धुआं निकलने लगेगा और वही धुआं जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा और वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हमारे आपके कांटेक्ट में आता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं, मॉर्निंग में तो चलिए बहुत कम गाड़ियां रोड पे रहती है, बट अगर जस्ट ऐसे इवनिंग में या सड़क पे ऐसे जस्ट सिंपल वॉक करके जा रहे हैं, दोपहर के टाइम है जब गाड़ियां ज़्यादा रोड पे रहती है, तो उस केस में जो गाड़ी निकल रही है, तो गाड़ी जो जैसे ही चल रही है गाड़ी, तो उसके जो साइलेंसर है वो धुआं जो निकलेगा उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, पुरानी गाड़ी से क्योंकि उसमें कंबसन बहुत अच्छा नहीं होता, पार्शियल कंबसन होता है। तो ये देखिए कंप्लीट कंबसन हुआ, खूब अच्छा कंबसन हुआ, पूरा फ्यूल बर्न कर गया, एक्सेस हीट मिला, हीट जितना मिलेगा उतना एफिशिएंसी, गाड़ी उतना ज़्यादा अच्छा एवरेज देगी। और जैसे ही पुरानी गाड़ी पुरानी हो गई तो यहाँ पार्शियल कंबसन होता है। पार्शियल कंबसन के चलते कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा जिसमें लो हीट एंड लो एफिशिएंसी। तो ये कर लीजिएगा, ये आपने बनाया है वो कंप्लीट कंबसन के लिए। और यह है पार्शियल कंबसन। ये पार्शियल कंबसन के चलते तो एफिशिएंसी घट जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सोर्स है, जो हम लोग के कांटेक्ट में भी कई बार आ जाता है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और छोटा मोटा पॉइंट और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो देखिए, इसी सबको रोकने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारे रूल हैं। जैसे आप अगर बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपको 6 मंथ के बाद पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, रूल है ना। जैसे ट्रैफिक का जो रूल है कि आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट 6 मंथ के बाद रिन्यू करना होता है, और जब चेक कराते हैं तो वो यही सब तो चेक करते हैं कि जो धुआं निकलते रहता है उसमें जस्ट डाल देते हैं इंडिकेटर, और डाल करके चेक करते हैं कि क्या आपकी गाड़ी से कोई पॉइजनस गैस तो नहीं निकल रहा है। अगर ये निकलता है तो वो बोलते हैं कि गाड़ी आप रिपेयर करवाइए, इंजन को क्लीन करवाइए। ठीक है, जो बाइक है तो कार्बोरेटर को वॉश कराइए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं हो रहा है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबसन फुल्ली कंबसन ना होकर आधा ही बर्न करेगा। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या कुछ रूल्स है कि जैसे रूल्स होता है कि 15 ईयर, जैसे मेरे पास भी गाड़ियां हैं तो गाड़ी है तो उसका रोड परमिट जो हमें लाइसेंस मिलता है 15 साल के लाइसेंस मिलता है। 15 साल जैसे ही एक्सपायर होता है तो गाड़ी को हटाना पड़ता है, अदरवाइज फाइन लग जाता है। तो वो जो रूल्स है वो इसी के लिए है कि इसको रोकने के लिए, पोल्यूशन कम हो, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जितना गाड़ी पुराना रहेगा, पुराने गाड़ी में जो होता है वो पार्शियल कंबसन शुरू हो जाएगा। एक तो आपको भी लॉस है, आपको भी एफिशिएंसी कम रहेगा गाड़ी का एफिशिएंसी, दूसरा कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन शुरू हो जाता है, कार्बन इमिशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी CO2 भी निकलना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये नहीं कि गाड़ी बहुत अच्छा है 100% एफिशिएंसी है तो CO2 गैस निकल रहा है, CO2 भी बहुत अच्छा थोड़ा है। जब आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? CO2, कार्बन इमिशन। तो कार्बन भी बहुत अच्छा थोड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पॉइजनस है, ह्यूमन बॉडी को किल कर देता है, बट ये CO2 भी स्लो पॉइजन है, पूरे अर्थ को ही किल कर रहा है। जो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कार्बन इमिशन भी बहुत डेंजरस होता है। ये नहीं कि आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी मिनिमम कम से कम, आप जैसे हम लोग कंट्री में जो होता है बोलते हैं कि एकदम शो ऑफ, बोलते हैं लोग दिखावा की करता है, मतलब दिखावा बाजी ज़्यादा है। किसी के पास पैसा आ गया तो घर में 4 तरह की गाड़ी खरीद कर लाएगा लोग। ठीक है, दूसरे कंट्री में नहीं है, छोटे हैं आप, अभी जब
खूब पढ़ लिख लेंगे तो एक होता है कि दुनिया देखना है, वर्ल्ड टूर पे जाइए, एकदम जरूर जाइए, खूब पढ़िए, खूब पैसा कमाइए, पूरे वर्ल्ड को घूमिए और अपने कंट्री को भी खूब घूमिएगा। बहुत बहुत सुंदर कंट्री है हम लोग का, कंट्री जो इंडिया है बहुत सुंदर है, इतना वेरिएशन है। आप पूरा उधर नॉर्थ ईस्ट से लेते हुए एकदम लास्ट तक कश्मीर तक जाइएगा, बहुत वेरिएशन है, ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, वर्ल्ड को भी पूरा घूमना है, वर्ल्ड को घूम करके थोड़ा सा रिलेट करना है कि हमारे यहाँ कितना डिफेक्ट है, कितने हम पीछे हैं। छोटा सा कंट्री, एकदम छोटा सा, ये बगल में हम लोग का छोटा सा कंट्री सिंगापुर, कई बार मैं गया हूँ, बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं मेरे। सिंगापुर बगल में ही है, बहुत बहुत कम डिस्टेंस पे है इंडिया से। और उसी समय जब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1945 में सिंगापुर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, खाने के लिए प्रॉब्लम था वहाँ पे। अब 47 हम लोग का इंडिया भी आज़ाद हुआ था, अभी जाकर देख लीजिए डिफरेंस। हम लोग के कंट्री से कम वो 200 साल आगे चल रहे हैं वो लोग। सिंगापुर छोटा सा कंट्री है, छोटा सिंगापुर का पता है उसका एरिया कितना है? जो शहर में मैं रहता हूं, पटना रहता ना, उससे भी छोटा है वो। रूल्स वो जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इमिशन, ये सब के लिए रोकने के लिए इतने रिजिड रूल हैं, इतने मतलब रिजिड का अच्छे रूल है। जैसे है कि मान लीजिए एक शहर का गोलंबर है, ये गोलंबर वो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए पटना का है, पटना में आप रहते हैं और पटना में अगर आप विजिट किए होंगे तो पटना का ये गांधी मैदान, मान लीजिए कि गांधी मैदान एक बड़ा सा ऐसे गोलंबर हुआ, यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम इवेंट चलते रहता है और 4 रास्ता है, ऐसे 4 रास्ते हैं, ठीक है। पटना के लोग क्या करते हैं कि पटना के जैसे आप ही हैं, आपका या आपके पड़ोसी का थॉट क्या होता है कि पैसे मिला, ठीक है, जैसे पैसे मिला, कहीं से पैसे मिला, एक बाइक खरीदा, बाइक में पेट्रोल डलवाया और बिना काम का, बिना मतलब का जस्ट गया, एकदम ऐसे एंटर किया, ऐसे ये 10 चक्कर, ऐसे 10 चक्कर लगाया, बिना मतलब का, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बस शाम को लेना है गाड़ी, दिखावे के लिए जाना है, 4 चक्कर ऐसे गोला 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 लगाना है, फिर इधर से भागना है, इधर से आना है, इधर से आना है। लोग करता है, किसी को काम नहीं है, ठीक है। लोग काम खोजता है ना, गवर्नमेंट से बोलता है ना नौकरी चाहिए, करना नहीं है काम किसी को, ठीक है, फ्री में खाना है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लोग आप भी देखे होंगे, आपका दोस्त भी होगा, खरीदा बाइक बिना मतलब का, शाम को बैठा बाइक पे, इधर चौराहे से निकला, इधर से निकला। आप छोटे से शहर सिंगापुर में अगर आपने बाइक खरीदा, ठीक है, वहाँ भी फ्रीडम है, एकदम फ्रीडम है, एकदम फ्रीली घूम सकते हैं। बट जैसे ही रोड पे घूमेंगे ऐसे, ये जो यहाँ इस चौराहे पे आएंगे, ये ऊपर में ना एक बड़ा सा डिजिटल जो है वो ERP एक मशीन रहता है। ERP मशीन जो रहेगा हर चौराहे पे लगा रहेगा, हर चौराहे पे, ठीक है। ऐसे वो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो 2003 की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज से निकला था और कई बार जस्ट जो जॉब कर रहा था तो प्रोजेक्ट कुछ सबमिट करना होता था या प्रोजेक्ट को डिस्कस करना होता, तब मैं जाया करता था। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज हो गया 2003, 15 साल हो गए, 15 से 16 साल 17 साल हो गए, उस समय की बात है। 16 साल पहले वो रोड पे हर चौराहे पे ERP मशीन लगा रहता था। ERP मशीन इलेक्ट्रॉनिक रोड पेमेंट, कि आप जैसे ही बाइक को यहाँ से यहाँ एंटर करेंगे, एक बाइक के ऊपर एक सिम कार्ड ऐसे लगा रहता था। अभी इंडिया में अब आया है, अब आ गया है अब इंडिया में कि टोल टैक्स, जहाँ पे GT रोड जो हाईवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है अभी, कि आप जो कार के ऊपर जो रहता है डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो अभी जो इंडिया में आया है, वो वहाँ पे 15 साल पहले ही वो यूज होता था और वहाँ अभी भी लगा हुआ है हर इलेक्ट्रॉनिक रोड पेमेंट। आप बाइक जैसे बाइक आप लेकर के आए और बाइक लेकर के इस चौराहे पे आप चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे ऐसे, जस्ट वो आपका ऊपर में जो बाइक के ऊपर जो आपका जो लिखा रहता है, नंबर प्लेट रहता है, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करके आपके अकाउंट में घुस जाएगा। वो वहाँ से डिटेक्शन रहता है, वो डायरेक्ट आपके सिम से कनेक्ट करेगा और अकाउंट में जा करके जैसे ही आप इसमें से इसमें पार करेंगे, $5 कट करेगा। $5 का मतलब उस समय था 250 रुपये। एक बार एंट्री मारे कि 250 रुपये कट। ये नहीं, फाइन नहीं देना है, जो ऑटोमेटिक आपके बैंक से लिंक रहेगा, आपका बाइक का नंबर प्लेट सब कुछ बैंक से लिंक रहेगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब मारी चक्कर, यहाँ से घुसे इसमें जाइए, फिर इसमें से इसमें घुसे, जितना मारना है मारी चक्कर। गवर्नमेंट बोलता है जितना मारना है मारो चक्कर।
10 चक्कर मारो, 10 बार एंटर करोगे, 10 बार काटूंगा मैं पैसे। इससे हुआ क्या कि एकदम जीरो ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। लोग बाइक से जाना शुरू बंद कर दिया, बोला कि बाइक की जगह बल्कि साइकिल से चलेंगे। साइकिल से कितने फायदा, एक तो फिटनेस, मस्त फिटनेस हो गया, फ्यूल कंजम्पशन बच गया, पोल्यूशन खत्म हुआ, और जितना बाइक से घूमना है घूमिए, टैक्स लेगा हर चौराहे पे, गवर्नमेंट टैक्स लेता है हर चौराहे पे। इंडिया एकदम लिबरल कंट्री, एकदम फ्री कंट्री। हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग पीछे रहे अपने फ्रीडम के चलते। एकदम फ्री है यहाँ तो, लोग मर्डर कर कर भी लोग रोड पे घूमते रहता है और हंसता है, ठीक है, इतना फ्री है यहाँ पे। बट वर्स्ट हो गए, इसी फ्रीडम के चलते बर्बाद हो गए हम लोग। 200 साल पीछे चल रहे हैं उस कंट्री से। तो कार्बन इमिशन जो है वो CO2 इमिशन भी, ये नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, वहाँ का वो रूल भी है। वहाँ पे जैसे मेरी ही गाड़ी है, मान लीजिए मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो जो अपने लिए मैं यूज करता हूँ, तो गवर्नमेंट टैक्स कितना लेता है, तो 2 लाख रुपए का टैक्स, रोड टैक्स, जो 15 साल का परमिट मिलता है। वो छोटे से कंट्री में 20 लाख की गाड़ी है, तो रोड टैक्स पता है कितना लगता है, 20 लाख रुपए देना पड़ेगा, 40 लाख पड़ जाएगा, 20 लाख रुपए रोड टैक्स है। और गवर्नमेंट बोलता है कि आप जितना लेना है गाड़ी लीजिए, इतना रोड टैक्स मैं कर दूंगा ना, ठीक है, कि आप गाड़ी लेने से पहले सोचोगे। और परमिशन ज़्यादा मिलता भी नहीं है, नहीं 15 साल हुआ तो हमारे यहाँ 15 साल हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पकड़ रहा है हमको, 5 साल और चलाऊंगा मैं गाड़ी, ठीक है। हमारे यहाँ तो एकदम लिबरल फुल फ्रीडम। वहाँ नहीं, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन है, 15 साल हुआ या तो आप सबमिट कर दो गाड़ी, जाते अपना जो स्क्रैप यूनिट होता है, गवर्नमेंट का यूनिट होता है कि वहाँ स्क्रैप करके गाड़ी को क्रैक कर देगा, सबमिट करो, नहीं सबमिट करोगे तो टोल करके ले जाएगा गाड़ी आपका। 15 साल हुआ कि नहीं, गाड़ी ले चलेगा। लोग दिखाता है डिस्कवरी पे कि गाड़ी नया गाड़ी, अच्छा रनिंग गाड़ी को उठा के क्रशर में डाल देता है, क्रश करके एकदम डस्ट बना देगा, क्योंकि उसका एक्सपायरी हो चुका है। 15 साल बाद वो पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर देता था। दूसरे कंट्री में काफ़ी रिजिड है, रूल्स है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो डेवलप हो गए, काफ़ी डेवलप हो गए। सिंगापुर का जैसे हम लोग जाते हैं तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो वहीं पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ड्रग्स, छोटा सा ड्रग्स का एक मतलब एक डॉट भी अगर कहीं दिख गया आपके बॉडी में, शूट एट साइट, शूट एट साइट। मतलब छोटा सा ड्रग्स का बोलते हैं कि ड्रग्स का ट्रैफिकिंग हुआ, कहीं आप अपने पर्सनल यूज करने के लिए भी ड्रग्स दिखा आपको, शूट एट साइट। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो नहीं कि केस चलेगा वो चलेगा आगे, नहीं, शूट एट साइट वाला ऑर्डर है। ड्रग्स मतलब जीरो ड्रग्स, मतलब जो रूल वो लोग बनाता है फॉलो करता है। हम लोग यहाँ आराम से कितना केस देखते हैं, न्यूज सुनते ही होंगे, पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा हुआ है, यही सब यूज करता है लोग। और वहाँ पे है लॉ, हमारे यहाँ भी रिजिड रूल है, बट यहाँ फॉलो नहीं होता, वहाँ फॉलो होता है। बहुत सारे बड़े डिसिप्लिन से ही लोग बड़ा बनता है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और ये टॉपिक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है, उसको रोकने का ये सब तरीका है कि परमिशन जो मिलता है गाड़ियों का वो 15 ईयर का ही रहता है। ये 15 ईयर के बाद वो गाड़ी में से जो इमिशन शुरू होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट करेगा और इफिशिएंसी भी कम कर देगा, जबकि नया गाड़ी में इफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। और CO2 भी बहुत अच्छा नहीं है, हम लोगों तो नहीं किल करता है, बट पूरे अर्थ को, जो ग्लोबल वार्मिंग है तो कार्बन इमिशन उसको, अर्थ को पूरा किल कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 गैस जो होता है। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रोकने के लिए बीच बीच में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट भी किया गया, वो भी जानना है आपको कि क्या करते हैं कि लोग, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता, मेट्रो सिटी जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, देखते हैं पोल्यूशन, ये ठंडा दिसंबर जनवरी में पोल्यूशन लेवल, PPM का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाने लगता है। पटना भी आता है उसमें, पटना भी आता है उसमें। तो जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल में प्लेटिनम पैलेडियम यूज करना शुरू कर दिया लोग, प्लेटिनम और पैलेडियम। प्लेटिनम पैलेडियम को जो ऐड हो गया फ्यूल में, 1 रुपये महंगा पड़ता है, 1 रुपये पर लीटर वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो यूरो 4 फ्यूल होता है, उस फ्यूल में प्लेटिनम पैलेडियम हो, एक कैटलिस्ट होता है, ये दोनों कैटलिस्ट हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द CO2 में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे। तो आपको ये फ्यूल भी, ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो यूरो 4 कैटेगरी का फ्यूल, तो यहाँ फ्यूल लेना है, और फ्यूल में आपको प्लेटिनम
और पैलेडियम। ये प्लेटिनम और पैलेडियम स्मॉल अमाउंट, बहुत कम कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू CO2। ये कैटलिस्ट है which convert poisonous carbon monoxide into non-poisonous CO2। सो ये कैटलिस्ट है जो कि यूरो 4 फ्यूल में यूज़ किया जाता है। थोड़ा महंगा पड़ता है। ये मेट्रो जो सिटी है जहाँ पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ यूरो 4 फ्यूल ही बेचा जाता है, तो थोड़ा सा महंगा है। 1 रुपये वो जो कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम डाल रहे हैं उसके चलते ये ऐड किया जाता है फ्यूल में। सो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनस गैस है और ये आपका अगर प्लेटिनम और पैलेडियम ये कैटलिस्ट है और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ये कंबसन हो जाता है और ये बन जाएगा CO2। ये CO2 बनेगी, ठीक है। सो प्लेटिनम पैलेडियम एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट है जो कन्वर्ट करेगा ये पॉइजनस CO2 इनटू नॉन पॉइजनस CO2। सो इसमें पॉल्यूशन थोड़ा सा लेवल कम होता है ये पॉइजनस से। सो प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, इसको कन्वर्ट करने में ये एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फ्यूल के साथ साथ अब तो कार में भी आता है। कई बार आप कार देखे होंगे तो इसके यूरो 4 कार लिखा रहता है, देखे होंगे तो उसके पीछे में स्टिकर लगा रहेगा यूरो 4 कार, ऐसे यूरो 4 कार रहता है। तो यूरो 4 कार में भी थोड़ा महंगा होता है, ये भी 50,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है, बट बाद में रिफंड हो जाता है। लोग बोलते हैं जैसे कि शोरूम में समझाते हैं लोग कि ये बाद में रिफंड भी हो जाता है। तो कैसे रिफंड होता है, तो उसका जो कंबसन चेम्बर है ना जिसपे फ्यूल का कंबसन होता है, ठीक है, तो यूरो 4 कार का जो है तो कंबसन इसका जहां बर्निंग होता है कंबसन चेम्बर कोटेड विथ प्लेटिनम और पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम से कोटिंग किया जाता है। मान लीजिए कंबसन चेम्बर है, यहाँ कंबसन का जो चेम्बर जिसमें कंबसन बर्निंग होता है तो उसको कोट कर देता है लोग। उसके अंदर का इनर वॉल जो है ना वो कोटिंग का किया जाता है प्लेटिनम और पैलेडियम से। तो कोटिंग कर देने से होता है कि वही चीज़ वही रिएक्शन होने लगेगा। इसमें फ्यूल में ना डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी वही हो जाएगा कि ये प्लेटिनम है और पैलेडियम उससे कोटिंग किया रहता है। तो फ्यूल्स में हुआ क्या कि अगर कोई फ्यूल आप ले रहे हैं और इसमें कंबसन हुआ और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल भी रहा है तो ये प्लेटिनम और पैलेडियम जो भी है वो रास्ते में फिर से इसको कन्वर्ट कर देगा और CO2 में ले जाता है। तो बाहर निकलते निकलते वो CO2 चला जाता है। तो प्लेटिनम पैलेडियम ये जाना भी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है नॉन पॉइजनस CO2 में। तो ये था आपका, ये आगे भी पढ़ लेंगे, आगे अल्केन पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे फ्यूल। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन को रोकने के लिए बहुत सारा कंट्री जो है हार्ड रूल यूज करता है, टैक्स बढ़ा देता है कारों के ऊपर कि टैक्स इतना ले लेंगे कि कम से कम कार खरीदें, और रोड पे कार अगर चल भी रहा है तो उस पर ERP लगा देता है, इलेक्ट्रॉनिक रोड पेमेंट। अब हम लोग यहाँ भी कंट्री में यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक रोड पेमेंट नेशनल हाईवे पे। या मैं कई बार दिल्ली से गुड़गांव में जाता था, पहले जाता था दिल्ली से गुड़गांव तो वो बड़ा लाइन लगता था 6 बजे, स्पेशली 6 बजे का टाइम जब ऑफिस टूटता था तो रोड पे हजारों गाड़ियां एक साथ निकलता था ऑफिस से। तो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले रास्ता में जो गुड़गांव ऑफिस हुआ करता था तो उस रास्ते में जो है कि 1-1 घंटे का ट्रैफिक लगता। टोल टैक्स हुआ करता था वहाँ पे। अब 1000 गाड़ी एक ही साथ ऑफिस से निकलेगा, सारा ऑफिस एक साथ बंद होगा 6 बजे, तो 6 बजे घर जाते जाते 8 बज जाता था, क्योंकि वो टोल टैक्स पे एकदम ट्रैफिक 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। एक एक करके गाड़ी एक एक करके को पैसा देना है, और पैसा वो भी कितना 23 रुपये 50 पैसा। अरे राउंड फिगर कर दीजिए, या तो 20 कर दीजिए या 30 कर दीजिए 25 कर दीजिए, तो नहीं 23 रुपये 50 पैसा। आप 50 पैसा चेंज लेके चलिए, नहीं दीजिएगा तो वही 1 मिनट, हर गाड़ी में 1-1 मिनट डिले होते होते रात हो जाता था 8 बजे।
तो उसमें कितना लॉस होता था, वैल्यूएबल टाइम लॉस होता है, साथ में सब गाड़ी चल रहा है तो फ्यूल लॉस हुआ, सब गाड़ी स्टार्ट रहता है, फ्यूल लॉस हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हुआ। अभी चेंज हो गया, अब खत्म। अब टोल टैक्स पे कभी कभी जाता हूँ तो अब देखता हूँ कि भाई ERP लग गया, इलेक्ट्रॉनिक रोड पेमेंट, जस्ट जाइए क्रॉस करिए, ऑटोमेटिक कट चलता है। तो ये जो अभी शुरू हुआ है वो दूसरे कंट्री में 20 साल पहले शुरू हो गया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यही था। नेक्स्ट क्लास NO, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्कस करेंगे हम लोग।